पीर के रोज़ मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करेगा। वैसे तो ये फुल कोर्ट बेंच है, लेकिन टेक्निकली लार्जर बेंच में इसको कहूँगा, क्योंकि पीर के रोज़ 3 जजेस अवेलेबल भी होंगे, हलफ भी उठाएंगे और वो मौजूद होंगे, लेकिन बेंच में शामिल नहीं है। टोटल 78 नशस्तें हैं मखसूस जिन पर फ़ैसला होना है और इस फ़ैसले के बड़े गहरे असरात मुरतब होने हैं, ना सिर्फ सियासत में बल्कि अदलिया पर भी, क्योंकि आइनी तरमीम का मामला है और वो इसी केस से जुड़ा हुआ है। 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है आइनी तरमीम के लिए। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की जो एक्सटेंशन है टेन्योर में, उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान वसीम, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताएँ कि पीर के रोज़ क्या होने जा रहा है? देखें अपना सभी भाई, सबसे पहले तो ये है कि ये फुल कोर्ट ही है। अब देखें कि जब ये फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 14 जजेस अवेलेबल थे। सही। तो 14 जजेस में से जो खातून जज हैं मुसर्रत अली साहबा, वो अलील थी और उनके 2 प्रोसीजर भी हुए हैं हार्ट के। तो उसके बाद फिर 13 बचते थे। सही। उन 13 जजेस पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट बना था। और जहाँ तक बात है कि पीर के रोज़ 3 जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और वो हल्फ उठाने के बाद अवेलेबल होंगे, तो ये तो उस रोज़ ही अवेलेबल होंगे ना। आपको पता है, आप तो सुप्रीम कोर्ट इतने अरसे से कर रहे हैं कि जुमेरात के रोज़ और जुमे के रोज़ जो भी अगले हफ्ते की समाअत होनी होती है वो केसेस समाअत के लिए लग जाते हैं, उसका बेंच तश्कील पा जाता है। तो जुमे के रोज़ ये कॉज लिस्ट जारी कर दी गई कि 24 जून को इस मुकदमे की समाअत होनी है। तो 24 तक तो जो जजेस अवेलेबल थे वो 14 ही थे, खातून जज अलील थी। तो 13 जजेस पर मुश्तमिल ही फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया। अब इसमें एक और चीज़ भी है सभी भाई, वो ये है कि इसमें एक हेयरिंग भी हो चुकी है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं फैसल सदीकी साहब, वो अपने दलाइल दे चुके हैं। और अगली समाअत पे जो कि 24 को होनी है, उस हवाले से फैसल सदीकी साहब ने अदालत से कहा था कि वो मज़ीद 1 घंटा लेंगे और अपने दलाइल को कंक्लूड कर लेंगे। यानी आधे से ज़्यादा तो अपने दलाइल दे चुके हैं। इस मौके पे उन 13 जजेस के बाद जो नए जज आने वाले हैं उनको शामिल करना, तो इसका मतलब ये है कि वो भी केस दोबारा से असर उसका आगाज़ होगा। आल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि उन 3 जजेस को भी शामिल किया जाए, लेकिन उनका अपना केस ख़राब हो जाएगा। ये पार्ट हर्ड केस है। तो पार्ट हर्ड केस में मोस्टली वही होता है कि जो बेंच सुन रहा होता है, बल्कि होता वही बेंच है जिसने पहले उस केस को सुन रखा हो। तो ये फुल कोर्ट ही थी, इसको फुल कोर्ट ही कहेंगे। हाँ, पीर के रोज़ हल्फ बर्दारी होगी तो 3 जजेस अवेलेबल होंगे, लेकिन वो इस फुल कोर्ट में टेक्निकली शामिल नहीं हो सकते क्योंकि ये बेंच पहले से इस प्रोसीडिंग को रिज्यूम कर चुका है, उसका आगाज़ कर चुका है। दूसरी जो अहम बात है जो आप भी कर रहे थे कि ये मखसूस नशिस्तों का इतना अहम मुकदमा है कि इससे आइनी तरमीम जुड़ी है, मुजवज़ा आइनी तरमीम, बल्कि तो हम उसको मुजवज़ा भी नहीं कह सकते। अभी तो वो हवाओं में आइनी तरमीम है। बात हुई थी जुडिशल कमीशन में, जब जुडिशल कमीशन में नॉमिनेशंस के हवाले से रूल्स बन रहे थे, तो उसमें वज़ीर कानून ने बात की थी। जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए इजलास बुलाया गया था कि हम हुकूमत यानी आइन में तरमीम करना चाहती है और आइन में तरमीम करके जो प्रोसीजर है जजेस की अपॉइंटमेंट्स का, उसको चेंज करना चाहते हैं। तो फिर कमीशन की तरफ से पूछा गया था कि आप जो तरमीम करने जा रहे हैं उससे जो जुडिशल कमीशन है, क्या उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो हैयत है, क्या वो भी तब्दील हो जाएगी? तो उस पर आज़म नज़ीर तारिक साहब ने कहा था कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन की हैयत भी तब्दील हो जाएगी। तो उस पर फिर जैसे याया फरीदी साहब ने कहा था कि अगर हैयत तब्दील हो जानी है जुडिशल कमीशन की, तो फिर ये जो रूल्स बने हैं जुडिशल कमीशन में नॉमिनेशन देने के हवाले से कि नॉमिनेशन कौन करेगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि जुडिशल कमीशन में हम उनको अप्रूव कर दें और फिर नई आइनी तरमीम आ जाए। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो एक किस्म की फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। तो बेहतर यह है कि इस मामले को यहाँ पे रोक दिया जाए। तो वो तरमीम अभी तक डॉक्यूमेंट्स में किसी जगह पे मौजूद नहीं है। हाँ, ये बातें ज़रूर होती हैं कि आइनी तरमीम होनी है। आइनी तरमीम होने के नतीजे में हुकूमत जो जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा भी कर सकती है, जिसके नतीजे में जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और हो सकता है कि हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी हो जाए। लेकिन ये सारी बातें अभी तक किसी जगह पे डॉक्यूमेंटेड शेप में नहीं है, किसी जगह पे लिखी हुई नहीं है। वो सारी डिसाइड होंगी इसी केस के बाद ही, इसी केस के बाद डिसाइड होंगे। इसलिए तो ये कहा जाता है कि एक ऐसा मुकदमा जिस पर सियासी जमातों की नज़रें लगी हुई हैं,
जिस पर उन पाकिस्तान के अवाम की नज़रें भी लगी हुई हैं जो करंट अफेयर में दिलचस्पी रखते हैं, जो अवामी और अदालती मामलात में दिलचस्पी रखते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ओपिनियन कितना अहम होगा इस केस में, क्योंकि ज़ाहिर है आने वाले चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही चीफ़ जस्टिस बनना है। देखें, सिर्फ मंसूर अली शाह साहब ही क्यों, इसमें हर जज का ओपिनियन मैटर करेगा कि वो इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या सोचते हैं, वो क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। हर जज जो है वो काउंट करेगा, क्योंकि इस वक्त जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है उसकी अगर हम तकसीम की बात करें, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, बहुत सारे हमारे साफ़ी बैठ के यहाँ पे जो है वो काउंटिंग कर रहे होते हैं, गिनती कर रहे होते हैं कि इसमें अगर फ़ैसला आया तो 8-6 से होगा, 8-5 से होगा या 7-6 से होगा। अगर इतना क्लोज मार्जिन है तो किसी एक जज की ओपिनियन भी बड़ा मैटर करेगी इसमें। लेकिन इसमें बहुत सारी उलझने भी हैं, पेचीदगियाँ भी हैं सभी साहब, वो भी हमने आप देखना है ना कि अभी तक जो इसमें आप ये देखें कि इस केस में जो रिमार्क्स आए हैं कुछ जजेस की जानिब से आए हैं, और उसमें काजी फ़ैसल साहब के रिमार्क्स हैं, उसमें मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स हैं, उसमें मंदू खेल साहब के रिमार्क्स हैं, उसमें अत्तर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब के रिमार्क्स हैं। ग़ालिबन 13 जजेस में से इन, और जैसे शाहिद वही साहब के रिमार्क्स हैं और आयशा मलिक साहब के रिमार्क्स हैं। तो 13 जजेस में से जो फुल कोर्ट है सिर्फ 6 जजेस के रिमार्क्स सामने आए हैं, और मोस्टली जजेस खामोश हैं। और हम जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं वो जजेस के रिमार्क्स से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कार्रवाई इस जानिब जा रही है। लेकिन जब 7 जजेस खामोश हैं, 6 जजेस खामोश हैं, उनकी क्या राय होगी? तो इस हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किसके साथ जाएंगे। हाँ, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन इसमें आप ये देखें कि जो जिन जजेस के रिमार्क्स आए हैं उनमें भी हम एक तकसीम देखते हैं। उसमें अत्तर मिनल्ला साहब वो जो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी। अब जैसे जमाल खान मंदूखेल भी यही बात कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन लड़ने वाले थे ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से, हमायत से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। लेकिन दोनों जजेस में जो एक इख्तलाफ है वो ये एक नज़र आता है, ऑब्जर्वेशन का जो एक इख्तलाफ है वो ये नज़र आता है कि अत्तर मिनल्ला साहब तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन मंदूखेल साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जब ये लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये तो ऑलरेडी एक जमात में मौजूद थे, तो फिर ये दूसरी जमात में क्यों चले गए? इनको दूसरी जमात में जाने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर जब इन्हीं रिमार्क्स को आप आगे लेके चलेंगे, और जो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी चाहिए, तो फिर सवाल जो मैंने कहा ना कि पेचीदगियाँ हैं बहुत सारे, इसमें कानूनी गुंजलें हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें, जज साहबान कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिलेंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अरकान असम्बली है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। जो इलेक्शन लड़े थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल चले गए थे। इसलिए तो फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, वो बारहा यही कह रहे हैं कि हमारा मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी 2024 के ऑर्डर के बाद हम आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर पाए थे, तो इसलिए हमने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करना थी, और हमने वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। और इसके साथ साथ सभी साहब आप थोड़ा सा माजी में भी जाएं, माजी करीब में जाना है, माजी के कोई आपने कोई पुराने दरीचे नहीं निकालने। ये जब इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने ये मखसूस नशिस्तें देने से इनकार किया था, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में गई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी थी। उस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपको याद होगा, आप रिकॉल करें कि तहरीक इंसाफ के ढेर सारे रहनुमा बशमूल अली जफ़र साहब, बैरिस्टर गोहर और वो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनके स्टेटमेंट थे कि ये हमसे ब्लंडर्स हुए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, पार्टी चूज़ करने में। और रहनुमाओं ने ये कहा, पीटीआई के रहनुमाओं ने, कि हम तो ये कहते रहे कि फ़लाँ जमात में जाना चाहिए, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाके ख़ुदकुशी की गई है। तो तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं के बयानात भी मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत सारे
सियासी तज्ज़ियाकार, सियासी तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि फ़लाँ को मिलनी चाहिए, फ़लाँ को मिलनी चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग, अपने रहनुमा, सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं कि अगर अदालत की तरफ से कोई कंसेशन मिल जाए, कोई रियायत मिल जाए, तो फिर तो ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं, अदरवाइज़ कंसेशन ना मिली तो हमें नहीं मिल सकती। तो वो कंसेशन क्या है? कंसेशन यही है कि कानून से हट के कोई फ़ैसला हो, कोई नया रास्ता निकाला जाए, तो फिर हो सकता है। अदरवाइज़ तो बज़ाहिर सूरत तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए भी इतनी कोई आसान नज़र नहीं आती। मुश्किल ये एक केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के लिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने सरबराह ने भी अपनी जमात से इंतखाबात नहीं लड़े थे, वो भी इंडिपेंडेंट उन्होंने लड़े थे और फिर उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ था मखसूस नशस्तों के लिए। लेकिन रिमार्क्स की जहाँ तक बात है तो अभी तक उन जजेस के रिमार्क्स आए हैं और वो ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के हक़ में ही हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फैसल ने अभी तक अपना माइंड रिमार्क्स के ज़रिए डिस्क्लोज़ नहीं किया और चीफ़ जस्टिस के ओपिनियन की बड़ी अहमियत होती है और मेजॉरिटी भी इस वक्त उनके पास है बेंच में। लेकिन ये बताएं कि इस तासुर को कैसे ज़ाइल किया जाएगा कि और इससे पहले क्रेडिट आप नहीं देंगे चीफ़ जस्टिस को कि उनके होते हुए जब बेंचेस की तश्कील है कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि फ़ैसला क्या आना है। जिस तरह माजी में हमने देखा कि हम ख्याल बेंच होता था और लोग बता देते थे कि फ़ैसला क्या आएगा। देखिए, फुल कोर्ट की अपना सभी पे यही खूबसूरती है। जब फुल कोर्ट बन जाती है तो आपके लिए कोई एतराज़ उठाना भी बाकी नहीं रहता। आपको फिर मैं कहूँगा कि आप रिकॉल करें कि जब ये बेंच बना था तो तब ऐसी ख़बरें चली थीं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से या KP हुकूमत की जानिब से चीफ़ जस्टिस काजी फैसल पे एतराज़ उठाया जाएगा, लेकिन वो एतराज़ नहीं उठाया गया। और फिर जो आप बात कर रहे थे कि काजी फैसल साहब ने कोई कंक्लूसिव नोयत के रिमार्क्स नहीं दिए हैं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तक चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब के जो भी ऑब्जर्वेशन आई हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में आई हैं, वो सवालात उठा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे कि ऐसे किसी जज की तरफ से रिमार्क्स आना कि ये तो बड़ा वाज़ेह केस था, ये कैसा हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया या इलेक्शन कमीशन ने कैसा फ़ैसला दे दिया, ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिल सकती, ऐसे कोई रिमार्क्स काजी फैसल की जानिब से नहीं आए। आल दो और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें खान साहब ने कहा कि PTI के जजेस को दबाव में लाया जा रहा है। और उसमें इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कौम जो है वो जो जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब सरगोदा के और जो 6 जजेस हैं ख़त लिखने वाले और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। तो वो जो इमरान खान साहब कह रहे थे ना, और जिन जजेस के रिमार्क्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उछलते हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर या तहरीक इंसाफ के रहनुमा, या जिनके रिमार्क्स को वो बड़ा अच्छा समझते हैं, उनके ऊपर वो मिठाइयाँ और रसगुल्ले खा लेते हैं, उन जजेस के रिमार्क्स तो ऐसे आए हैं जो कि कंक्लूसिव नोयत के हैं। लेकिन काजी फैसल साहब के रिमार्क्स अभी तक ऐसे नहीं आए जिससे हम ये अखज़ कर सकें कि ये मामला काजी फैसल साहब जो हैं वो अपनी नज़र में, अपने रिमार्क्स में कैसे देख रहे हैं। तो हम ये फ़िलहाल कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि काजी फैसल साहब क्या सोच रहे हैं, लेकिन कुछ जजेस के ऐसे रिमार्क्स हैं जो कि कंक्लूसिव नोयत के, बज़ाहिर लगता है कि कंक्लूसिव नोयत के हैं। तो ये देखें ना, क्रेडिट है चीफ़ जस्टिस काजी फैसल का कि कोई भी केस हो, चाहे मखसूस नशस्तों का केस है या कोई भी केस है सियासी नोयत का हो, उसमें हम बता नहीं सकते कि फ़ैसला क्या आना है। बड़ा बैलेंस्ड बेंच होता है, ये उनका क्रेडिट है। लेकिन फिर भी उनकी मुखालफत उन पे क्यों तनकीद की जाती है चीफ़ जस्टिस पे? देखें, उसका वो आपने पिछले दिनों एक वन लाइनर में बताया था कि काजी फैसल साहब जो हैं वो पॉपुलर लाइन नहीं ले रहे, वो सिर्फ कानून और आइन में लिखे जो अल्फाज हैं वो उनके साथ जुड़े हैं। क्योंकि काजी फैसल साहब ने अपने रिमार्क्स में हाँ ये ज़रूर कंक्लूसिव रिमार्क्स दिए हैं कि हमने आइन और कानून में लिखी जो इबारतें हैं, जो सेक्शंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको देखना है। अभी 2 दिन पहले भी किसी केस में रिमार्क्स दिए थे कि जो अदालती फ़ैसले होते हैं ये बाइंडिंग नहीं होते अदालतों पे। अदालतें और जजेस बाइंडिंग होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और आइन को, इनको आपने अपहोल्ड करना होता है, इन्हीं का आपने इनकी आपने प्रोटेक्शन, इनका आपने तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। तो अदालती नज़ायर तो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। अब आप देखें ना कि जो काजी फैसल के रिमार्क्स हैं इनको आप एक और एंगल से देखें। वो जो भुट्टो केस में फ़ैसला आया था जिसमें जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी के तख्तादार पर लटकाया गया, अब वो था तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, क्या वो फ़ैसला कहीं पे कोर्ट होता था तो उसको अप्रिशिएट किया जाता था? नहीं किया जाता था। इसी तरीके से ज़फ़र अली शाह केस का जो फ़ैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को बहुत वसी अख्तियारात दे दिए, इतने अख्तियारात दिए
कि ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर डिक्टेटर चाहे, जिसने मार्शल लगाया हुआ है, वो चाहे तो आइन में तरमीम भी कर सकता है। सही। तो वो फैसला भी ज़फ़र अली शाह वाला जब भी अदालतों में उसकी प्रेसिडेंट पेश की गई, अदालतों ने कभी उसको नहीं सराहा। तो फैसले ऐसे होते हैं, अदालतें फ़ैसलों की नहीं, अदालतें फ़ैसलों से राय तो ले सकती हैं, लेकिन पाबंद आपको कॉन्स्टिट्यूशन और आइन का ही होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। तो हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ हो या प्रोसीजरल लेंथ हो, जाते वो बाय बुक ही हैं और पॉपुलर व्यू नहीं लेते। इस केस में भी लग ऐसा ही रहा है कि वो चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से ही देखेंगे और पॉपुलर व्यू नहीं लेंगे। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।